हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये हमारा जो यूनिट नंबर सेकंड यानी कि फाइनेंशियल मार्केट का जो पहला लेसन है, ठीक है, उसके ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है लेसन नंबर 4 जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जो बच्चे यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग यूनिट सेकंड का लेसन नंबर 1 भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड का लेसन नंबर जो 1 था वो था अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस एंड ट्रैप। और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी ट्रैप को। तो अब तक हमने फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस किया, क्राइसिस को भी डिस्कस कर लिया पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले दो या तीन वीडियोस में। अब हम समझेंगे लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप होती क्या है। पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है, एक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई किस लेवल की है, और मनी सप्लाई को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी तो वो होती है इंटरेस्ट रेट। अब थोड़ा समझते हैं, वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं उसको मॉनेटरी पॉलिसी वाले कंसेप्ट में, लेकिन अब हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे इस टॉपिक को कि कैसे मनी सप्लाई जो है एक इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करके। इसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि एक पर्सन जो है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट क्यों करता है, क्या जरूरत है उसे अपने पैसा इन्वेस्ट करने की। ठीक है, मतलब एक लैंडर जो है वो पैसा उधार पे देता है लोगों को, ब्याज पे इंटरेस्ट लेता है उसके बदले में, क्यों लेता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो सब चीजें जो है हम आज के वीडियो में क्लियरली डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं कि एक पर्सन अपने पैसे को इन्वेस्ट क्यों करता है, अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट क्यों करता है। हम इकोनॉमी के अंदर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इनकम जनरेट करना, क्योंकि उसी इनकम जनरेशन की हेल्प से हम कुछ पैसा कंजप्शन में यूज कर सकते हैं और कुछ पैसे को सेव कर सकते हैं। अब जो पैसा सेव करेंगे हम उसको मल्टीप्लाई करना क्यों जरूरी है, उसको इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। यानी कि आज से 20 साल पहले जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी वो आज नहीं बची है। आज हो सकता है वो 1 लाख की वैल्यू 1 करोड़ के बराबर हो, किसी के लिए 50 लाख के बराबर हो, किसी के लिए 20 लाख के बराबर हो। डिपेंड करता है उसने उस पैसे को 20 साल पहले कहां पे इन्वेस्ट किया था। क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से टाइम के साथ पैसे की वैल्यू गिरती रहती है। रहेगा वो अमाउंट में 1 लाख ही, लेकिन कम क्यों होते हैं, क्योंकि आप उससे कम गुड्स और कम सर्विस खरीद पाओगे। सपोज करो कोई मेरे को बोले कि भाई मैं आपको आज 1 लाख रुपए दूं और 10 साल बाद 1 लाख रुपए दूं, मैं क्या बोलूंगा, भाई तू मुझे आज ही दे दे 1 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि आज 1 लाख रुपए में मैं ज्यादा गुड्स और सर्विस एंजॉय कर पाऊंगा, लेकिन जब 10 साल बाद 1 लाख रुपए की बात आएगी वहां पे मैं कम गुड्स और सर्विस खरीद पाऊंगा। क्यों, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती चली जाएगी, है ना। महंगाई की वजह से उस टाइम में कम ही गुड्स और कभी सर्विस एंजॉय कर पाऊंगा। ये एक रीजन बनता है अमाउंट को इन्वेस्ट करने का। इसी वजह से लोग जो अपना अमाउंट को सेविंग अकाउंट में रखते हैं ताकि वहां से कुछ इंटरेस्ट हो, एफडीज में रखते हैं ताकि वहां से कुछ इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, इन सब जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उस पैसे को ग्रो किया जा सके, खासकर इन्फ्लेशन रेट को बीट किया जा सके। और जिनके पास वो पैसा इन कैश रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ उस पैसे की वैल्यू गिरती चली जा रही है। तो ये एक मेजर रीजन बना अमाउंट को इन्वेस्ट करने के पीछे। तो हमने बात कर ली कि अमाउंट इन्वेस्ट क्यों किया जाता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, हमने एक चीज पढ़ी ना यहाँ पे, एक तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक होता है आरओआई, और एक और चीज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मैं बोलूं कि किसी पर्सन को बिना इंटरेस्ट के किसी को पैसा देना है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, क्या उसके लिए देना इतना इजी होगा? शायद नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पैसे की वैल्यू क्या होगी, लगातार कम होती चली जाएगी। अगर कोई पर्सन मुझसे आज 1 लाख रुपए दे रहा है और 10 साल बाद, मतलब आज मुझसे 1 लाख रुपए ले रहा है और 10 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए ही दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने 1 लाख नहीं दिया, उसने बहुत कम वैल्यू दिया मुझे उसके अकॉर्डिंग। इसलिए जो हम है यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसका मतलब मैं एक बात और कह सकता हूँ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा, लोग इन्वेस्टमेंट उतनी ही कम करेंगे। और अगर बाई चांस इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 हो गया तो क्या कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। वो पैसे को अपने पास होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो वो चीज हो गई यहाँ पे।
तो इंटरेस्ट रेट जितना हाई होगा लोग उतना ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट जितना ही कम होगा, ठीक है, लोग उतना ही पैसा जो यहाँ पे करेंगे कम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं थोड़ा सा बोरोवर्स का, यानी कि जो पैसा उधार लेते हैं वो इसका उल्टा सोचते हैं। वो इसका उल्टा क्यों सोचते हैं, थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जब उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो उनको क्या होता है, नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो पैसा उधार लेने के लिए ज्यादा ब्याज, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी कि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है लोन लेने की। तो उनके साथ उल्टा होता है। जो बोरोवर्स होते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वो कम से कम अमाउंट बोरो करेंगे, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा ज्यादा ज्यादा अमाउंट करेंगे, बोरो करेंगे। ठीक है, तो बोरोवर्स उल्टा सोचते हैं। पर हम यहाँ पे बात करते हैं मेनली मनी सप्लाई की। तो इसी को हम पता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप, क्योंकि लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या आता है कि कैश यानी कि मनी सप्लाई एक इकोनॉमी के अंदर कितनी है, और वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब अगर हम यहाँ पे समझे तो इट अकर्स व्हेन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अप्रोचेस जीरो। ये जल्दी कब होता है, जब इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट जीरो हो गया तो अब जो लोग हैं यहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने पास कैश को होल्ड करना पसंद करेंगे, अपने पास जो है पैसे को रखेंगे। ठीक है, वो कहीं भी मार्केट के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और एक सिंपल सी बात है, जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लॉजिक वाली बात ये भी है कि उधार लेने वाले उधार भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई कोई अपना पैसा क्यों देगा जीरो इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, हम वो लेना चाहते हैं पर वो ले नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से चीजें जो है वो कहीं ना कहीं काम करती हैं। तो इट अकर्स व्हेन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अप्रोचेस जीरो, रेंडरिंग कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव इन स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी। तो इस टाइम पे जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसी काम की नहीं बचती इकोनॉमी को चेंज करने में। क्यों? क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं उसके हिसाब से इफेक्ट होंगे। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी कम की गई है, मॉनेटरी पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गया है ताकि मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने का मेन लॉजिक होता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सके। मनी सप्लाई कब बढ़ेगी, एक समस्या तो अब जब लोग, और यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ती भी है क्योंकि जो पैसा मान लो मुझे पैसे जो उधार पे देना है वो मैं नहीं दूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से, तो वो पैसा ही मार्केट के अंदर रहेगा, इकोनॉमी के अंदर रहेगा। दूसरा, अगर मैंने पैसा जो है सपोज करो जिनको लोन लेना है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से लोन लेना क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, तो वो भी लोन लेना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो यानी कि गवर्नमेंट का एक अच्छा तरीका होता है लिक्विडिटी को बनाए रखने का इकोनॉमी के अंदर, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो कर दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा फंसने की बात आ जाती है। तो इन सच सर्कमस्टांसेस डिस्पाइट एफर्ट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई, ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, पीपल टेंड टू होल्ड ऑन टू कैश। तो पीपल जो है वो यहाँ पे कैश को होल्ड करना पसंद करते हैं ड्यू टू जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? फायदा तो कुछ मिल नहीं रहा ना इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अभी मैंने बताया ना, इन्वेस्टमेंट करते क्यों है, ताकि वहां से पैसे को मल्टीप्लाई कर सके, और अगर पैसा मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे तो लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। तो वो चीज है डिमिनिशिंग इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी स्टिमुलस, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी जिसने लॉन्च की गई थी उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, फिर खत्म हो सकता है। कंसीक्वेंटली सरप्लस फंड्स आर नॉट चैनल्स इनटू न्यू इन्वेस्टमेंट। तो जो सरप्लस फंड है वो लोग इन्वेस्टमेंट लगाएंगे ही नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं मिला, एक्सर्बेटिंग सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से सिचुएशंस और ज्यादा इकोनॉमी की खराब हो जाएगी। तो दिस कंडीशन कोइंसाइड्स विद एंड परपेचुएट्स डिफ्लेशनरी प्रेशर्स। तो अब कहीं ना कहीं क्या पड़ेगा, डिफ्लेशनरी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से जो इकोनॉमी को एक्सपेंशन चाहिए था वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट कम कर दी है। इन्वेस्टमेंट कम करे इसका मतलब क्या है कि बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, कहीं ना कहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। उसका मेन रीजन है क्योंकि जब बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो उन्हें और ज्यादा एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और जब पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं डिफ्लेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी। प्रोलॉन्ग्ड डिफ्लेशन कपल्ड विद एक्सट्रीमली लो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और ये क्यों हो रहा है, सिर्फ लो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की वजह से क्रिएट्स अ डिटरमिनेशन साइकिल ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्रिएट हो चुकी है एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की सिचुएशन। और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि अब इकोनॉमी जो है वो एक बुरे दौर से गुजरने वाली है, फिर गुजर रही है। एंड एंटिसिपेशंस ऑफ फर्दर डिफ्लेशन, और कहीं ना कहीं बाद में डिफ्लेशन हो सकता है, रिजल्टिंग इन अ हायर रियल इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो फ्यूचर में जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
अब आता है अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या आता है, लिमिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी। लिमिट्स क्या है ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी इन लिक्विडिटी, यानी कि जो पुराने जमाने में जो मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते थे, ठीक है, उसका लिक्विडिटी ट्रैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिमिट्स क्या है, यानी कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो समझते हैं। तो कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड ऑन इन्फ्लुएंसिंग मनी सप्लाई, जो कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं रिलाई करती है ऑन इन्फ्लुएंसिंग मनी सप्लाई, ताकि मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस किया जा सके थ्रू मैकेनिज्म्स लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशंस। किसके जरिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए। एनकाउंटर चैलेंजेस इन सर्टेन इकोनॉमिक सिनेरियोस, और कहीं ना कहीं ये जो है चैलेंजेस के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। व्हेन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अप्रोचेस जीरो, लेकिन दिक्कत कब होती है, जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाए कि बिल्कुल जीरो के बराबर आ जाए, जीरो और बिकम एक्सट्रीमली लो, और बहुत ही कम मिलना शुरू कर दे। इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पॉलिसी डिमिनिश, तो इसकी जो इफेक्टिवनेस हो क्या होती है, कम हो जाती है। मानता हूं इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए बट एक लिमिट में, क्योंकि इन्वेस्टर्स का बना रहना भी इकोनॉमी के अंदर बहुत जरूरी है, और वो जब बने रहेंगे जब उन्हें अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा, और उन्हें गलती से भी लग रहा है कि भाई उनका अमाउंट जो है गलत जगह इन्वेस्ट है और रिस्क ज्यादा है इन्वेस्ट का, और जो प्रॉफिट है वो कम है, तो वो वहां से गिव अप कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे इन्वेस्टमेंट को लेके अपनी। और ऐसे केसेस में इकोनॉमी कहीं ना कहीं गलत जगह फंस जाती है, यानी कि स्टैग्नेशन, डिफ्लेशन, ये सब देखने का मौका मिलता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट लीड्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई। जनरली कंडीशंस में तो मनी मल्टीप्लायर, उम्मीद आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक जरूर पढ़ा होगा कि मनी मल्टीप्लायर भी जो है वो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, इंक्रीज करता है। फॉलोइंग चेंजेस इन मॉनेटरी बेस, व्हेन इंटरेस्ट रेट जीरो इंसेंटिव टू होल्ड मनी राइजेस। अब जब इंटरेस्ट रेट जीरो हो गया तो लोग जो है कहीं ना कहीं क्या करेंगे, पैसे को अपने पास होल्ड करेंगे, ठीक है, तो होल्ड मनी राइजेस, डिसरप्टिंग एंटिसिपेटेड मनी क्रिएशन प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं से ये दिक्कतें क्या आएंगी, मनी क्रिएशन जो प्रोसेस है ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो मैं यहां तक हमने एक पॉइंट ये समझा कि जितना इंटरेस्ट रेट लो होगा ना उतनी ही दिक्कत होगी। जैसे हम बोलते हैं ना एक्सट्रीम कंडीशंस बहुत बुरी हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा, अगर ज्यादा लो है यानी कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो रही है तो इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन क्रिएट होगा। तो हमें बीच बीच में रहना होता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करना होता है अकॉर्डिंग टू मनी सप्लाई। अगर ज्यादा फ्लक्चुएट किया, ज्यादा लो कर दिया तो इन्वेस्टमेंट गायब, ठीक है, ज्यादा बढ़ा दिया तो इन्वेस्टमेंट तो होगी पर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अब जो है लोग जो है पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, तो डिमांड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड होने की वजह से महंगाई फिर बढ़ जाएगी। तो वो चीज यहाँ पे, तो ट्रेडिशनल पॉलिसी टूल्स बिकम इनइफेक्टिव। जो ट्रेडिशनल पॉलिसी टूल्स हैं वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं एज अटेम्प्ट्स टू एक्सपेंड मॉनेटरी बेस। जब अटेम्प्ट होता है एक्सपेंड करना होता है मॉनेटरी बेस को, डोंट ट्रांसलेट इनटू इंक्रीज मनी सप्लाई। तो यहाँ पे कहीं भी मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाती। दिस सिनेरियो नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप। इसी सिनेरियो को यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। यानी कि जहां पे हम कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट को लो करके मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, तो कई बार गवर्नमेंट या फिर आरबीआई इतना कम कर देते इंटरेस्ट रेट को, इतना लो कर देते इंटरेस्ट रेट को, जहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं होती। ये जो मेथड है वो क्या होता है, फेल हो जाता है। तो नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप प्लंज एन इकोनॉमी इनटू अ प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन। तो अब जो है इकोनॉमी कहीं ना कहीं किसकी तरफ बढ़ रही है, रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। इफ नॉट एड्रेस्ड, अगर ये चीज, ये जो प्रॉब्लम है सोल्व नहीं की गई, इट लीड्स टू डिफ्लेशन। तो इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन भी देखने को मिल सकता है, विच इन टर्न एस्केलेट्स रियल इंटरेस्ट रेट, जो कहीं ना कहीं रियल इंटरेस्ट रेट को फिर राइज करेंगे। यानी कि इंटरेस्ट रेट कम किया था इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में उसका बुरा इंपैक्ट देखने को मिले, इंटरेस्ट रेट उल्टा बढ़ जाए। स्टिफल्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वर्सन्स आउटपुट गैप भी जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, लोग इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेंगे, बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेंगे तो आउटपुट का लेवल कैसे बढ़ेगा, वो भी कम हो जाएगा। शटिंग ऑफ सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो लगातार जो है हम कहीं ना कहीं खुद कारण बनेंगे अपने इकोनॉमिक डाउनटर्न का। चैलेंजेस द सेंट्रल बैंक्स एबिलिटी टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है सेंट्रल बैंक के स्टिमुलेट, मतलब कुछ चैलेंजेस आते हैं जब सेंट्रल बैंक कोशिश करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को चेंज करने का एंड स्टेबलाइज इकोनॉमी थ्रू कन्वेंशनल मॉनेटरी मेजर्स। इस पॉइंट से हमने ये सीखा कि मानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों चीजें जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए यूज की जा सकती है और यूज भी करते हैं,
लेकिन कई बार ये मेजर्स जो हैं वो मुश्किल हो जाते हैं सिर्फ इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से, जिनसे एक रीजन क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप भी है कि गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी स्टेबलाइज हो, बट होता उसका क्या है, उल्टा है। क्योंकि कई बार गवर्नमेंट जो है काफी एक्सट्रीम कंडीशंस में इन पॉलिसी को यूज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी चाहे फिस्कल पॉलिसी, और दोनों का नेगेटिव इंपैक्ट हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। अब आता है लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का और इस चैप्टर का भी आखिरी पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप का इन द इकोनॉमी। अब ये देखो, अब ध्यान से, ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये डिमांड ऑफ मनी है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर होगा डिमांड ऑफ मनी उतनी कम होगी, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे। अगर मैं लोन लेने की वालों की बात करूं तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ऊपर जा रहा है क्योंकि उन्हें लोन लेना महंगा पड़ेगा, वो डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएगा डिमांड ऑफ मनी क्या हो जाएगी, उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ये हमारा शो करता है कि जो डिमांड ऑफ मनी है फिर मनी सप्लाई है वो क्या परफेक्टली इलास्टिक है। अब यहाँ पे समझते हैं, अ ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप शोकेसेस अ हॉरिजॉन्टल और नियरली फ्लैट डिमांड। तो यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है फिर नियरली फ्लैट डिमांड कर्व है फॉर मनी एलएम कर्व इंटरसेक्टिंग विद वर्टिकल और नियर वर्टिकल सप्लाई कर्व। यानी कि डिमांड कर्व क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल क्या रहेगा हमारा सप्लाई कर्व फॉर मनी एमएस कर्व, व्हिच सिग्निफाइज दैट एट लो इंटरेस्ट रेट, इवन जीरो इंटरेस्ट रेट, द डिमांड फॉर मनी बिकम्स अनरिस्पॉन्सिवनेस टू फर्दर डिक्रीजेस इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट जीरो हो गया तो ऐसे केसेस में डिमांड और सप्लाई दोनों ही मनी की बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट होती है, बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाते। इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिमांड ऑफ मनी परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि फर्क नहीं पड़ रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से। तो आगे पॉइंट हमारे पास क्या है, अगला पॉइंट, ग्राफ शोज डिमांड फॉर मनी इंटरसेक्टिंग सप्लाई ऑफ मनी। तो ये ग्राफ शो करता है कि डिमांड ऑफ मनी जो है, डिमांड फॉर मनी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई ऑफ मनी एट अ पॉइंट वेयर फर्दर रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट फेल टू, और वहां पे इंटरसेक्ट करेंगे कहां पे, क्योंकि देखो जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे तो भाई वो मेरा पॉइंट क्या बनेगा, आइडियल या फिर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट का। यानी कि वो इंटरेस्ट रेट जहां पे जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं वो भी तैयार है उसे पे करने के लिए, और जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी तैयार है इंटरेस्ट रेट पे सप्लाई करने के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। जैसे कि नॉर्मल केसेस में जब हम गुड्स और सर्विस की बात करते हैं तो जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, तो इस केस में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। यानी कि वो इंटरेस्ट रेट जहां पे डिमांड करने वाले उस पैसे उस इंटरेस्ट को देके खुश हो रहे हैं, वो जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी खुश हैं उस इंटरेस्ट को लेने के लिए। तो ग्राफ शोज डिमांड फॉर मनी इंटरसेक्टिंग सप्लाई ऑफ मनी एट अ पॉइंट वेयर फर्दर रिडक्शंस। तो अगर उसके नीचे भी रिडक्शन की गई, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट फेल टू स्टिमुलेट एडिशनल बोरोइंग, तो वो उससे कोई भी एडिशनल बोरोइंग या फिर स्पेंडिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रही है तो ना तो उससे फर्दर बोरोइंग बढ़ेगी ना उससे फर्दर स्पेंडिंग बढ़ेगी। यानी गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सी जगह फेल हो सकती है क्योंकि इक्विलिब्रियम रखना जो है बहुत जरूरी है। एज इंटरेस्ट रेट अप्रोचेस जीरो, अगर इंटरेस्ट रेट गलती से भी जीरो की तरफ चला गया फिर एक्सट्रीमली लो हो गया, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस प्रेफर होल्डिंग कैश। तो कैश को होल्ड करना पसंद करेंगे, वो नहीं करेंगे कैश को इन्वेस्ट। वो कहेंगे जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न ही नहीं मिल रहा तो हम क्यों करें इन्वेस्ट, क्यों ले रिस्क। जरूरी नहीं है, क्योंकि रिस्क हम कब लेते हैं, जब कोई रिवॉर्ड हो। यहाँ पर तो रिवॉर्ड ही जीरो है, तो वही चीज यहाँ पे है। तो इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस प्रेफर होल्डिंग कैश इंस्टेड ऑफ बॉन्ड्स और अदर इंटरेस्ट बियरिंग एसेट। तो किसी भी अदर इंटरेस्ट बियरिंग एसेट में पैसा लगाता ही नहीं है, कहते मिलने का ही नहीं कुछ भी, तो भाई हम देंगे भी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो लीडिंग टू एन इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्या है, इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिलती है इस पॉइंट के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अपनी तरफ से मैं पूरा बेस्ट दिया समझाने के लिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट्स के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अब जिसको जो उतारना उतार लें।